India, not few, but many years ago, that is India. In 2500 BCE, India was a deserted country. Deserted? यानी कि कोई नहीं. 2000 BCE, it's still deserted. 1500 BCE, it's not so deserted. Oh, Indo-Aryans, जमीन की खोज में इंडिया में आने लगे. हाँ? इंडो-आर्यन? ये क्या? कौन? क्यों? Well, ये है इंडो-आर्यंस, हमारे एंसेस्टर्स जो रह रहे थे लास्ट इन अफगानिस्तान. लेकिन फिर अफगानिस्तान में आ गए क्रेजी हैवी ड्राउट इश्यूज, जिससे ऑब्वियसली सब कोलैप्स्ड और बचा एक ही ऑप्शन. Let's move to India. Well, okay, welcome to India. Ding dong. कौन है? It's time. टाइम जो आपको डायरेक्टली 322 BC में ले चलेगा, यानी कि एम्पायर नंबर 1 मौर्यन एम्पायर के राज के समय. बट एक मिनट, व्हाट अबाउट आर्यंस? वेल, आर्यंस ही मौर्यंस थे और मौर्यंस ही आर्यंस थे, क्योंकि मौर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे जब आर्यंस नॉर्थ इंडिया में थे. प्लस चाणक्य द ग्रेट मौर्यन टीचर के अर्थशास्त्र भी संस्कृत में लिखे थे. सो नाउ चाणक्य इज इक्वल टू मौर्यन इज इक्वल टू संस्कृत इज इक्वल टू आर्यन. देयरफॉर मौर्यंस इज इक्वल टू आर्यंस. अब आर्यन ना मौर्यन एम्पायर क्या था और कैसे आया? डिंग डोंग. अब कौन? It's time again. And now it's 323 BC. 323 BC जब पोरस ने अलेक्जेंडर को मार दिया. So अलेक्जेंडर मर गए और ऑब्वियसली उनके मौत के साथ साथ उनका पावर और खौफ भी मर गया, जिसका फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना करके. लेकिन फिर वो भी मर गया, बट नॉट बिफोर कैप्चरिंग टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान एंड हाफ ऑफ इंडिया. दैट इज व्हाई ही वाज गुड. But do you know who was great? Ashoka the Great. But why great? क्योंकि अशोका ने कैप्चर किया this. In short, almost the entire अखंड भारत. Plus establish किया political unity, plus internal peace, plus expand किया Indian trade in silk, textiles and spices etc. Basically बहुत कुछ किया. So अब if trade होगा तो सामान बिकेगा तो पैसे आएंगे तो लोग रिच होंगे तो वो खुश होंगे, और उनकी खुशी किसकी वजह से आई? अशोका. So yes, Ashoka was great. King Ashoka the Great. And greatness should be celebrated. इसीलिए लो मिल गया हमें इनसे हमारा नेशनल एम्ब्लेम और अशोका चक्र. बट वेट अ मिनट, इफ ही इज ग्रेट तो मौर्यन एम्पायर के डिस्ट्रक्शन की शुरुआत उनके वजह से कैसे हुई? वेल, उन्होंने कलिंगा वॉर में हिस्सा लिया जहां उनकी जीत भी हुई, बट एट व्हाट कॉस्ट? 100,000 डेथ्स एंड 150,000 डिपोर्टेशंस. इसका दुख उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने वनवास ले लिया, जिनके चलते मौर्यन एम्पायर की जिम्मेदारी बृहद्रथा किंग ने ले ली. बट अफसोस, उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्रा शुंगा ने बृहद्रथा को मार दिया और इस तरह शुरू हुआ एम्पायर नंबर 2, शुंगा एम्पायर. बट फिर वो भी मर गए. फिर राजा बना वो जिसने उसको मारा और जो खुद मर गया का बेटा अग्निमित्रा. अग्निमित्रा ने सिर्फ कश्मीर तक ही अपने बॉर्डर्स को एक्सटेंड नहीं किए, बल्कि साथ साथ में उसने मथुरा आर्ट स्टाइल को विदेशों में भी फेमस कर दिया, जिससे ऑफ कोर्स पैसा ही पैसा हो गया. पर उम्र होने के बाद वो भी मर गया और फिर एम्पायर को संभाला जो मर गए उन्हीं के वंश के बेटे देवभूति ने. पर उनकी भी एक वीकनेस थी, औरतें. राजा जी औरतों पे मरते थे. औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है. बेकार होता है नहीं, बेकार हुई शुंगा एम्पायर की किस्मत, क्योंकि एक अप्सरा के लालच में राजा जी अपना राजपाट कानवास डायनेस्टी के नाम कर अप्सरा जी के साथ हनीमून मनाने चल दिए. उसके बाद समय का पहिया चलता गया, डायनेस्टीज पे डायनेस्टीज राज करती गई, हिंदुस्तान की रूख बदलती गई और फाइनली 6 डायनेस्टीज डिस्ट्रॉय होने के बाद बारी आई हमारे तीसरे एम्पायर की, द चोला एम्पायर, जिसने भारत में 1500 साल राज किया है एंड बिकेम द लॉन्गेस्ट रूलिंग एम्पायर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन फिर ये चोलाज अपनी टेरिटरीज को कब्जा करने के बाद इंडियन हेरिटेज जैसे कि ये और ये बनाने में व्यस्त हो गए, इतने कि अपने कब्जे किए हुए टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करना ही भूल गए और नजर हटी तो दुर्घटना घटी. सो यस, पल्लवा डायनेस्टी डिस्ट्रॉयड चोलाज. फिर कुछ साल बीते और उसके बाद कुछ और साल बीते, जिसके साथ भारत में 14 डायनेस्टीज भी बीत गए और हम पहुंच गए 320 AD में हमारे चौथे एम्पायर गुप्ता एम्पायर के कर्ता धर्ता राजा चंद्रगुप्त 1 की शादी में. अब इसके पहले की कहानी मत पूछना, किसी को नहीं मालूम, लेकिन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, शादी में राजा ने अपनी रानी कुमार देवी के पिताजी वासुरा वर्मा को भी बुलाया, फॉर कन्यादान एंड ऑल, और उन्होंने गिफ्ट में राजा के लिए लाया टड़ा वेस्ट इंडिया के पाटलिपुत्र का अक्खा किंगडम. सो व्हाट डज दैट मीन? It's Gupta Empire's time. Gupta Empire लाया भारत में साइंटिफिक और एजुकेशनल रेवोल्यूशन, because of कालिदास, आर्यभट्ट, वराह मिहिरा एंड वत्सयायना एंड ऑल, जिन्होंने संस्कृत लिटरेचर, मैथमेटिक्स वगैरह में बहुत तोड़ा और फोड़ा. लेकिन इनके राजा ने भी कम नहीं मरोड़ा. चंद्रगुप्त ने अपने गुप्ता एम्पायर को पाटलिपुत्र से आधे भारत में फैला दिया और फिर वो खुद फैल गए जमीन पर. जिसके बाद उनके बेटे समुद्रगुप्त ने राज संभाला. समुद्रगुप्त एके नेपोलियन ऑफ इंडिया अपनी शातिर तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं. इन्होंने कई युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते
करते कई मंदिरें भी बनाए, मल्टीटास्किंग करते करते, जैसे कि ये और ये। लेकिन फिर अफसोस, लड़ते लड़ते थक गए और एक युद्ध के दौरान उन्होंने वीर गति प्राप्त की। इनके बाद के सारे गुप्ता राजा चाय कम पानी निकले और हंस डायनेस्टी ने इन्हें घोट के निगल दिया, बिना डकार के। या अब चलो हिस्ट्री में स्पीड लेते हुए और 13 डायनेस्टीज को पीछे छोड़ते हुए हम बात करेंगे उस एम्पायर की जिसने गुप्ता एम्पायर से कम और चोला एम्पायर से ज्यादा हिंदुस्तान की जमीन पर राज किया। हमारा 5वां एम्पायर, द ईस्टर्न गंगा एम्पायर, जिनके राजा इंद्रवर्मा I ने ओडिशा से शुरू करके भारत में अपना राज यहाँ तक फैलाया। लेकिन ये एम्पायर भारत के लिए कुछ कर पाए उससे पहले ही कुछ दाढ़ी वाले हरा चादर ओढ़े भारत में जबरदस्ती घुस गए। ऑफ कोर्स मुगल्स। सो व्हाट डज दिस मीन? It's war time. 505 से 1950 सी तक वेस्टर्न गंगाज ने सिर्फ इनसे लड़ाई की। ये लड़ाई तो चल रही थी कर्नाटका में कावेरी रिवर के पास, लेकिन मीनवाइल भारत के बंगाल में 400 सालों तक राज करने आ गया था हमारा 6वां एम्पायर, द पाला एम्पायर। और फिर 1000 सी में होयसाला एम्पायर। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा। सो ईस्टर्न गंगा एम्पायर ने पाला को देखा और पाला ने होयसाला को देखा और सोचा दुश्मन का दुश्मन तो अपना दोस्त है ना, और लो तीनों लग गए इन दाढ़ी वालों पे गैंग बैंग करने। लेकिन फिर 1950 सी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ये देख के बोला ऐसे कैसे, और एक सिटी बजा के ओडिशा पे हमला बोल दिया। सो नाउ द स्कोर्स आर मुगल्स 1, गंगा एम्पायर 0, प्लस ऑल्सो मुगल्स 1, पाला एम्पायर इज इक्वल टू 0। हाँ, वो भी हार गए। बट वेट, वी स्टिल हैव होयसाला एम्पायर। लेकिन फिर एंट्री हुई रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी की, और उसने भी बोला ऐसे कैसे। एंड सो नाउ द स्कोर्स आर खिलजी 1, मुगल 1+1 एंड होयसाला, पाला एंड गंगा इज इक्वल टू 0-0-0। हाँ, इसके बाद कुछ ऐसा ही हाल था हमारे देश का, क्योंकि अब हिंदुस्तान पर लहरा रहा था हरे रंग का मुगली और खिलजी झंडा, क्योंकि दौर आ गया हिंदुस्तान के 8वें और 9वें एम्पायर्स का, द मुगल एंड द खिलजी एम्पायर। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट खिलजी एम्पायर, अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए ओके फाइन, इंडिया के डिस्ट्रक्शन के लिए सोमनाथ टेंपल पे हमला कर 20 मिलियन दिनार चुराए, 6 बड़े और 50 से ज्यादा छोटे छोटे टेंपल्स तोड़े, सोमनाथ के आसपास वाले गांव तहस महस किए और नालंदा लाइब्रेरी और उसमें रखी हुई 9 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट को जला दिया। सो भारत का ये नाश अलाउद्दीन ने 1290 से 1316 तक इतनी शिद्दत से किया कि अंत में 1316 में वो थक के मर गया, और इसके बाद के खिलजी के सभी वारिस सब थकेल निकले। तो बस फिर मुगल एम्पायर ने खिलजी एम्पायर का कर दिया Game over. लेकिन नो, द गेम वाज स्टिल ऑन, बिकॉज़ मुगल एम्पायर ने भी कभी नहीं किया किसी को इंस्पायर। पानीपत के फर्स्ट बैटल से बाबर बन गया हिंदुस्तान के तख्त का राजा, और यहीं से शुरू किया मुगलों ने 300 साल तक बजाना हमारा बाजा। सो बाबर के वंशज थे हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, आलमगीर, औरंगजेब और 18 नाम है, और इन सबका भारत में योगदान है हिंदू टू मुस्लिम धर्म परिवर्तन। नहीं बदले तो टैक्स भरवाना यानी कि जिजिया सिस्टम, और किसानों से उनकी ही जमीन के लिए भारी टैक्स वसूलना यानी जमींदारी सिस्टम, और हाँ 2 आविष्कार भी, गन पाउडर ऑफ कोर्स, वरना हिंदुस्तानियों को डराएंगे कैसे, एंड बिरयानी, हाँ यम। अब हिंदुस्तान में मुगल के 300 सालों के बाद हिंदुस्तान जैसे पूरा हरा हो चुका था, फिर अचानक से आसमान में फिर से केसरी ध्वज लहराने लगा। एंट्री हुई महाराज छत्रपति शिवाजी भोसले, सन ऑफ शाहजी मालोजी भोसले, जिन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बस हमारे हिंदुस्तान के मैप को ऐसे से ऐसा कर दिया और स्थापित कर दिया 10th एम्पायर, द मराठा एम्पायर। Meanwhile, Hi morons, we are British from the Great Britain, greater than you, so we want to do business with you. Okay, welcome to India. Meanwhile in Lahore, present day Pakistan, past day हिंदुस्तान, वॉर चल रहा है। एक तरफ 11th एम्पायर के पंजाब के शेर महाराजा रंजीत सिंह, जो बाय द वे 17 साल के हैं, और दूसरी तरफ अफगानी सीख कबाब ज़मान शाह दुर्रानी, एंड द विनर इज 17 साल के महाराजा रंजीत सिंह। सो अब सब खुशी के दिए जला रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, खुशी का माहौल है, लेकिन फिर अचानक ओ नो, हमसे बिजनेस का हाथ मिलाने आई अंग्रेज हमारा गला घोटना शुरू कर दिए। अब पूरे भारत में इनका नीले रंग का विष चढ़ने लग गया, which means what again? That's right, it's war time. But this time the war is all over Hindustan. And the status is, पंजाब में पंजाबी शेर 17 साल के महाराजा रंजीत सिंह ने कई बार अंग्रेजों को धोबी पछाड़ हराया। लेकिन एक मिनट, महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर का तीसरा हाथ, पेशवास का आखिरी रूलर पेशवा बाजीराव 2, अफसोस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जंग में हार गया। और एक मिनट, पंजाब में भी अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में सिख आर्मी हार गई। So that means war is over and suddenly our India, our motherland is completely blue. And so it's the start of the last 12th Indian Empire, the British Empire. इन अंग्रेजों के भारत में कुछ बहुत ही उम्दा contributions थे, जैसे जमींदारी सिस्टम, commercialization of agriculture, economic depression, जलियांवाला बाग massacre, India's partition in World War II, etc. etc. But चलो थोड़ा सा क्रेडिट दे देते हैं, जैसे कि सीरियसली इन अंग्रेजों के भारत में कुछ contributions उम्दा थे, जैसे कि रेलवे सिस्टम, abolition of caste system and sati, updating India's education system, establishing democracy, and last but not the least, इंडिया को indeed इंडिया बनाना।
लेकिन इतने में हम में से एक आदमी की सनक गई और उन्होंने बोला ऐसा नहीं चलेगा, अब मैं तब तक अनशन करेगा जब तक ये गोरे यहाँ से कट नहीं लेते। और फिर आए एक आदमी जिनकी इनसे भी ज्यादा सनक गई और उन्होंने बोला अब यहाँ से जाते हो कि मैं मारू खींच के। एंड कांग्रेचुलेशंस, 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हम, हमारा देश और हमारे देश के सभी देशवासी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। Well, at least March 24, 2020